अब जो भी बातें हम करेंगे, जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जो जवाब हम देंगे या जो बातचीत कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। अकाउंट्स की दो लेवल हमने बना रखा है। लेवल वन पीछे से दिख रहा है क्लियर, या लाइट ऑफ करूं? अब देखो सिनेमा वाला माहौल आ रहा होगा, अब दिख रहा है ठीक ठाक? अच्छा ठीक है। देखिए, तो अकाउंट्स के दो पार्ट हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। लेवल वन वन जो देख रहे हैं वो आपका एक सिंपल समझिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए बना रखा है, जो कि स्टार्टिंग जॉब आपकी जूनियर अकाउंटेंट में ही लगने वाली है, जिसकी रेंज 15 से 20 होता है। लेकिन 15 से 20 के बाद अटकना नहीं है, हमें हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा एक प्लान होता है संडे संडे के लिए, एवरी जॉब लगने के बाद। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब 16,000 की लग गई एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके बाद आप हर एक संडे को एक हमारा क्लास चलता है, अभी स्टार्ट किया हमने, 10 से 11 का क्लास 1 घंटे चल रही है, जिसमें हम आगे का टारगेट करते हैं कि 15,000 पे कोई बच्चा लगा है तो अगला 25 का टारगेट करते हैं। तो एक साल बाद उस क्लासेस को ऐसे डिजाइन किया है हमने कि एक एक घंटे की क्लासेस हर संडे को चलते रहेगी आपकी। तो उस तरह होते होते उसमें कंटेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि सिर्फ 25,000 की जॉब के लिए बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं, जॉब सर्च करते हैं कि हमें 25,000 की सैलरी के लिए जॉब चाहिए। वहां आ जाता है, प्रोफाइल नजर आता है कि ये रिक्वायरमेंट है। उसी रिक्वायरमेंट की तैयारी एक साल स्टार्ट कर देते हैं। एक एक घंटा देना है हमें सिर्फ संडे संडे को। और जैसे एक साल पूरा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप तैयार हो गए 25,000 के हिसाब से। फिर रिज्यूम नया बनेगा, फिर उसके हिसाब से इंटरव्यू दीजिए, देन आप सिलेक्टेड। तो इस तरह से चल रहा है। तो उसको भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ वैलिडिटी आपकी अंदर होना चाहिए। वैलिडिटी समझ रहे होंगे, जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले कोर्स लिया है उनके तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनकी टाइम लिमिट है 2 साल का, उनके 2 साल तक सर्विस मिलेगी, 2 साल बाद ये लिमिट खत्म हो जाएगी। उसको आप चाहो तो आगे एक्सटेंशन करा सकते हो लाइफ टाइम में, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। तो उस तरीके से वो क्लासेस चल रही है। तो अभी नहीं, जो आपकी जॉब लगने के बाद उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो बता दिया मैंने जो सिस्टम बना हुआ आगे बढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो लेवल वन में स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल वन एक जूनियर अकाउंटेंट की है, जस्ट एक 15 से 20,000 की सैलरी वाली हम बात करेंगे। तो वो शुरू करेंगे। इसके बाद जब खत्म हो जाएगा, लगभग महीना भर लगेगा ये, या 20 दिन लग सकता है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे लेवल नंबर टू पे। जो लेवल नंबर टू आपके सीनियर अकाउंटेंट का है, और उसके लिहाज से ये ग्रोथ आपका अनलिमिटेड देगा। आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाइएगा तो भी आपका लेवल टू ऑलवेज जिंदगी भर मरते दम तक ये काम देना है। बट लेवल वन आपकी शुरुआती जॉब के लिए ठीक है, आगे जरूरी उधर खास नहीं है। तो चलिए, हम तो शुरू जॉब ले रहे हैं, उसके हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ एक फाइल में भेजूंगा जो कि एक्सेल शीट में बना हुआ है, ये जस्ट नोट्स है जिसको हम भेजेंगे। अभी करंटली जैसे जैसे क्लासेस हमने लिया वैसे वैसे टाइम लिख दिया है। तो करंटली जो अपडेटेड फाइल है मैं उससे का कॉपी कर रहा हूँ मैं। जरा देखना अपडेटेड फाइल कौन सा है। 23 में कोई याद दिख रहा है आपको? 2023 में नहीं। तो 22 की लेटेस्ट डेट कौन सी पड़ रही है? एक तो ये दिख रहा है मेरे को, 26/12। इसके अलावा कोई लेटेस्ट डेट नहीं है, तो इसको कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। समय भी संजोग से 10:30 AM मिल गया। बस हम डेट चेंज कर लेते हैं, 11 अप्रैल 2023। तो आपके पास जो फाइल जाएगी वो जाएगी अकाउंट्स लेवल वन 10:30 AM 11 अप्रैल 2023। ये हम भेजेंगे, और साथ साथ रिकॉर्डिंग भेजेंगे जो हम बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग डेली जाएगा, बट ये जो फाइल है वो मात्र आज भेजूंगा, इसके बाद नहीं भेजूंगा। क्योंकि इसको डाउनलोड करके रखना कंपलसरी है, यही आपके नोट्स है। आप घर पे नोट्स खुद से बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसमें जो बात लिखी गई है, नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं मत बनाइए, क्योंकि मैं एकेडमिक को पढ़ा नहीं रहे कि आपको एग्जाम पास करना, आपका एनी हाउ जॉब लेना है, और जॉब एक प्रैक्टिकल चीजों से जॉब लगती है। तो जो आपकी इच्छा है कि नोट्स बनाइए या मत बनाइए। हमारा वीकली इंटरव्यू टेस्ट चलता है जिसको ज्वाइन करना कंपलसरी है। वो हम बात करेंगे एक सप्ताह बाद कि किस तरह इंटरव्यू हम लेते हैं। शुरुआत करते हैं जरा यहाँ से। चलिए, ये सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं कि लेवल वन जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो सिलेबस है वो आपके 1 से लेके 13 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। यानी 13 पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग 20 दिन यानी लगभग 3 सप्ताह या मैक्सिमम 4 सप्ताह जा सकता है। और इसके बीच में कुछ टास्क आपको देंगे जो करना होगा। शुरुआत ही करते हैं पहले पॉइंट से, टाइप्स ऑफ बिजनेस। देखिए, आप किसी भी कंपनी में काम करिएगा, सबसे पहले मुझे बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है। पता चला कि आप कंपनी में गए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और कंपनी के बारे में पता ही नहीं है कि कंपनी करती क्या है। तो पहले समझेंगे ये कि कंपनी किस तरह से चल रही है, क्या काम करती है कंपनी। तो समझते हैं। देखिए, बिजनेस हम जिस भी हम अकाउंटेंट हैं, हम लोग अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो हम लोग बिजनेस का अकाउंटेंट बनेंगे, घर का अकाउंटेंट तो बनेंगे नहीं। तो बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है। बिजनेस का मतलब है कि ऐसा कोई संस्था जहाँ की कुछ न कुछ लेन देन चल रहा है। लेन देन चल रहा है, जैसे सामान बेचा जा रहा है, जैसे कंप्यूटर बेचा जा रहा है,
या सर्विस बेची जा रही है। जैसे अभी यहाँ बैठे हुए एक बिजनेस है, आप यहाँ पैसे दिए कि चलो आगे की पढ़ाई करेंगे, जॉब लगेगी, यह भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस को 3 क्लासिफिकेशन की गई है पूरी दुनिया में, नेचर ऑफ बिजनेस काम करने के हिसाब से। पहला है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है सर्विस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है जिसमें सामान बेचा खरीदा जाएगा। अब गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स कहते हैं जिसका हम ट्रेड करते हैं। मान के चलिए कि किसी को लग रहा है कि नहीं कंप्यूटर का दुकान खोल लेते हैं नेहरू प्लेस में, तो नेहरू प्लेस में आपने कंप्यूटर का दुकान खोला, तो कंप्यूटर जो हम खरीद रहे हैं दैट इज द गुड्स। लेकिन उसी दुकान में अगर मुझे चाहिए फर्नीचर, बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर गुड्स नहीं है। खरीद रहे हैं कंप्यूटर भी और खरीद रहे हैं फर्नीचर भी, बट फर्नीचर क्या है हमारे लिए? असेट, और कंप्यूटर क्या है हमारे लिए? गुड्स। तो अगर आप गुड्स खरीद करके कंप्यूटर खरीद के कंप्यूटर बेचते हैं तो ऐसा बिजनेस कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसे भी सोचिए, अगर हमारी दुकान में यानी कि कंप्यूटर बेचने वाली दुकान में फर्नीचर हमने खरीदा, बट फर्नीचर जो बेचा होगा जिससे हमने खरीदा है उसके लिए तो गुड्स है। मेरे लिए भले वो संपत्ति है बट असेट्स है, बट उसके लिए गुड्स है, तो उसका बिजनेस भी कहलाएगा ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम बना के बेचेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, खरीदेंगे, उसके बाद मशीन में बनाएंगे या हाथ से बनाएंगे, उसके बाद बेचेंगे, तो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग। मान के चलिए कि मुझे चाहिए फर्नीचर, अपनी दुकान में चाहिए फर्नीचर, जिससे हम खरीद रहे हैं वो क्या कर रहा है? लकड़ी से फर्नीचर को बनाता है। यानी पहले वो खरीदता है लकड़ी, कीले, गम जो भी चिपकाने की फेविकॉल वगैरह, उससे बनाता है और फिर मुझे वो बेचता है। तो उसके लिए तो गुड्स है, लेकिन उसका बिजनेस क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि वो बना करके बेच रहा है। तीसरे बिजनेस हमारा होता है सर्विस। जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ कोई चीज खरीदने नहीं आए हैं, ना कंप्यूटर ना फर्नीचर, बल्कि मैं मेरे पास या हम लोग के पास जो स्किल है, जानकारी है, वो हम आपको दे रहे हैं फॉर द मनी, और आप इसका फायदा उठाइएगा और फिर उसके आगे जॉब करिएगा। तो स्किल ट्रांसफर हो रहा है हमारा और आपके बीच में फॉर द मनी, दैट इज द सर्विस। जैसे हॉस्पिटल में हम बीमार पड़ गए, जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर की सेवा लेते हैं, यानी डॉक्टर की जो नॉलेज है उसके हिसाब से मेरा इलाज किया, उसकी नॉलेज के हिसाब से दवाई लिखा, दवाई बाहर से खरीदा, उसके बाद हम ठीक हो गए, तो क्या हुआ? उसने पैसे लिया, दैट मीन्स वो अपनी जानकारी के हिसाब से मेरे को ठीक किया, फिर आगे बढ़े, दैट इज सर्विस। तो दुनिया में 3 प्रकार के ही बिजनेस हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। अब आपकी नौकरी कहाँ लगेगी ये ना हम जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं, किस्मत को कोई जानता नहीं है, समय को जानता नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी तीनों तरीके से फिट हो जाए तो कहीं भी नौकरी लगे, कहीं भी इंटरव्यू, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम पूरी तरीके से ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तीनों प्रकार के बिजनेस के लिए ठोस पूरी नॉलेज उठाएंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद हमारा इंटरव्यू कहीं ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है, ओके रहेगा। अब यहाँ बता, अच्छा गर्मी लग रही, बता देना, एसी ऑन कर देंगे, लग रहा है बता देना, क्योंकि मौसम ऐसे बीच का चल रहा है। सुनिए, तो अब समझते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर कल इंटरव्यू चल रहा है, कल का डेट में इंटरव्यू, जैसे 11 अप्रैल आज है और कल 12 अप्रैल है, कल इंटरव्यू है आपका कहीं भी किसी भी जगह पे, तो आप सिर्फ इतना मत पूछो कि सर एड्रेस बता दो, बस एड्रेस लिया निकल गए। अरे नहीं यार, एड्रेस तो मिल ही जाएगा, एड्रेस में कैसे पहुंचोगे? आप कंपनी का नाम पूछो, ये भी पूछो कंपनी क्या करती है। मान लीजिए नहीं बता पाते हैं हम लोग या जिससे भी जॉब ले रहे हो, टेंशन फ्री, आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। आईएम का जब मिल रहा है तो सबका मिलेगा। आप जाइए, सर्च करिए आराम से, उसके बारे में थोड़ा इतिहास गूगल पता चल जाएगा कि भैया ये लकड़ी बेचता है या फर्नीचर बेचता है, कंप्यूटर बेचता है या क्या करता है, पता चल गया। उसे ये आइडिया लग जाएगा कि वो बिजनेस ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में। पहले वो एक नोट डाउन कर लीजिए आज के तारीख में कि हाँ, कल जो इंटरव्यू मेरा है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है। अब ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस है, तो उसमें क्या करता है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। वहां पर करके गूगल पर जाएंगे, 2-4 जगह आप सर्च करिए, आराम से मिल जाएगा। चलिए, वो भी नोट डाउन कर लिया, जितना नोट डाउन कर सकते हैं करिए। इससे क्या होगा, कल के तारीख में इंटरव्यू देने जाएंगे तो पहले तो भाई कंपनी का नाम आपने लिख, कभी कभी ऐसे भी देखा है मैंने कि केवल एड्रेस ले लेते हैं और पहुंच जाते हैं और कंपनी का नाम पता नहीं है। पहुंच गए, इंटरव्यू चालू हो गया, अब बोलो, अब इंटरव्यू चल रहा है, पूछ रहे हैं आप किस कंपनी में आए हो, पता नहीं। कहता है यार तुम जिसके जहाँ इंटरव्यू देने आए हो यही नहीं पता है कि किस कंपनी में आए हो, फिर काहे इंटरव्यू देने आए हो। इंटरव्यू खराब हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप इंटरव्यू देने जाइए तो आप
बिल्कुल थोड़ी सी नॉलेज अपने गूगल से उठा लीजिए। अगर सपोज जहां से जॉब ले रहे हैं मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो, गूगल है अब सब बता देगा, आप उठाओ, ताकि इंटरव्यू आपका सही जाएगा। क्योंकि देखो वहां पर ये जानना, उनको छांटना है, 4 कैंडिडेट है, रखना एक ही को है। अब चारों कैंडिडेट में अव्वल कौन है, सही कौन है, तो सब कुछ देखते हैं कि कॉमन सेंस क्या है, बंदी की नॉलेज क्या है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया और चले गए, अरे एकेडमिक नहीं है भाई, 11th 12th एग्जाम नहीं देना है कि 5 क्वेश्चन आएगा सब वही जवाब देगा और काम खत्म। ये नहीं है, यहाँ जवाब सबका अलग अलग है, क्वेश्चन सबके अलग अलग है, सबकी आईक्यू टेस्ट होती है, दिमाग का खेल है, और वो दिमाग का खेल आपका शुरू से ही चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पहले। डन। अब सेकंड बात करते हैं। ये तो हो गया ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। सेकंड, वो बिजनेस अगर मान के चलिए आपको पता चल गया कि वो ट्रेडिंग है, यानी कि सामान खरीद के बेचना होता है, तो ऐसे बिजनेस या कोई बिजनेस 3 प्रकार से की जाती है। या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, या कंपनी हो सकता है। इसका क्या मतलब? पार्टनरशिप फर्म का मतलब है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब है कि जिसमें मालिक सिंगल है, एक है, पूंजी लगाने वाला, लॉस प्रॉफिट एक का, लेकिन एम्प्लॉय उसके बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए एक मुझे एक कंप्यूटर का दुकान खोलनी है न्यू प्लेस में, ठीक है, प्रोप्राइटर मैं रहा, लेकिन मुझे एक चाहिए साथ में स्टाफ, 2 स्टाफ चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, डिपेंड करता है कि उसको कितना दायरा मैंने बढ़ाया, लेकिन वो बिजनेस कहलाएगा प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म का क्या मतलब है, नाम से पता लग रहा होगा कि कम से कम 2 लोग मालिक हो, 3 भी हो, 4 भी हो, चलेगा, जो पूंजी लगाया है, और एम्प्लॉय मेनी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा। तीसरा कंपनी। कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी का मतलब है कि ओनर 2 ही नहीं होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कंपनी का शेयर बाय करके बैठे हैं, टाटा मोटर्स का शेयर बाय करके बैठे हैं, दैट मीन्स कि आप भी उस टाटा मोटर्स के मालिक हैं। ऐसे में सोचिए एक आम जनता भी मालिक हो गया है, तो ऐसे में ओनर का कुछ ठिकाना नहीं है, अनलिमिटेड ओनर होते हैं कंपनी के अंदर। और एम्प्लॉय डिपेंड करता है अनलिमिटेड, कि उसका दायरा कितना बढ़ा हुआ है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, एम्प्लॉय काउंटेबल ही नहीं है, इतने सारे एम्प्लॉय हैं उसके यहाँ। और ओनर की बात करिएगा तो भी काउंटेबल नहीं है। वजह क्या है? कि उनके शेयर होल्डर हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। तो सोचिए कहानी ऐसी है। तो अब ये कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले तो ये पता कर लिया कि ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, वो पता चल गया गूगल से हमें। क्योंकि होता क्या है, कोई भी कंपनी या तो इंस्टाग्राम पे भी होती है, गूगल माई बिजनेस पे भी होता है, उसकी अपनी वेबसाइट होते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसा। अगर हम भी आईएम का डालते हैं ना, तो अपने आप ही है, मैंने डाला नहीं है, अपने आप ही हर जगह पे फैला हुआ है। फेसबुक पे भी थोड़ा दिख रहा हो, थोड़ा वहां भी दिख रहा हो, आइडिया लग जाता है। और हर जगह जब बनते हैं, प्रोफाइल बनते हैं, तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है कि आपका बिजनेस क्या है या क्या करते हैं, उससे आइडिया लग जाता है। तो यहाँ तो आइडिया लग गया, अब यहाँ आइडिया लगाना भी जरूरी है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या कंपनी है। अब ये कैसे पता चले? क्या साफ साफ लिखा रहेगा वहां पर कि दिस इज द प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी? तो नो, ऐसा लिखा नहीं रहता है। बल्कि उस कंपनी का, उस फर्म का आपका जीएसटी नंबर लिखा रहेगा, फर्म का नाम लिखा रहेगा। फर्म के नाम से ज्यादा कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। बताते हैं, जैसे मैंने 3 फर्म यहाँ पे लिए हैं। आरके एंटरप्राइजेस, जिसमें आपका इंटरव्यू चल रहा है। एबी एसोसिएट्स, जिसमें इंटरव्यू चल रहा है। एबी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इंटरव्यू चल रहा है। अब ये दोनों, ये जो देख रहे हैं लास्ट का प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज द कंपनी। क्योंकि कंपनी के अंदर नेसेसरी है, जरूरी है कि उसमें लिखा होना चाहिए लिमिटेड साथ में, या प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड, नाम भले आगे जो लगा दो, प्राइवेट लिमिटेड या ओनली लिमिटेड, समझिए कंपनी है। इसका तो फ्री कर दिया मैंने आपको, ये कंपनी है। तो सिंपल बात है, फर्म का नाम मिलेगा, दिखेगा गूगल पे, नाम भी दिख गया, और नाम तो वैसे भी हमें दे दिया है किसी ने, या गूगल पर सर्च कर लिया, नाम दिख गया, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका तो खैर है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होता है कि अगर आरके एंटरप्राइज लिखा हुआ है या एबी एसोसिएट्स लिखे हुए हैं, तो भैया इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कौन सा पार्टनरशिप है, कौन सा प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ये मुश्किल है। क्या दोनों में, चलो दो छोड़ दीजिए, क्या कंपनी है क्या? इसको कंपनी कह सकते हैं किसी को? आंसर है नहीं, क्योंकि कंपनी के लिए क्या होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ना इसमें लगा हुआ है ना इसमें लगा हुआ है, या लिमिटेड ना इसमें लगा ना इसमें लगा, तो कंपनी तो नहीं है। तो दो बात छोड़ दीजिए। तो कैसे पता करें यह प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप? और इंटरव्यू चल रहा है, वो पूछ बैठा कि जिस बिजनेस में आप आए हो इंटरव्यू देने के लिए, वो हमारी क्या करती है? हमने कहा सर गूगल पर सर्च किया था मैंने, तो अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेडिंग बिजनेस है आपका।
और आप ये काम करते हो, कंप्यूटर का ऐसा ऐसा करते हो। गुड यार, अच्छा पता कर लिया। चलो दूसरा बताओ कि हमारी बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है। तो बताइए सर, आपकी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगी है, जैसे गूगल पे हमने सर्च किया तो कंपनी तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हमें ये हो रहा है कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, शायद इन दोनों में से मुझे नहीं पता चल पाया। तो शायद दोनों में से कुछ भी एक है, क्योंकि नाम से नहीं पता लगता है। तो भी कहेगा यार चलो इतना सर्च किया, गुड, क्योंकि कंपनी नहीं है पता है, क्योंकि कंपनी होता तो लिखा रहता नाम लिमिटेड। तो चलो इतना तक तो आप अपना इंटरव्यू के लिए बेड़ा पार कर लिए। लेकिन पूरा बेड़ा पार करने के लिए आपको जीएसटी नंबर आप सर्च करिए, और जीएसटी नंबर आपकी गूगल पे हो सकता है मिल जाए। यानी कंपनी का नाम जहां लिख रहा है वहीं पर आसपास देखना कि कॉन्टैक्ट अस में या अबाउट अस में या कुछ भी ऐसा लिखा रहता है, उसमें करके आप ढूंढिएगा तो जीएसटी नंबर मिल जाता है। अगर जीएसटी नंबर पकड़ा गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। फिर आप प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म पकड़ना चुटकी के गेम है। कैसे? देखिए, जीएसटी नंबर थोड़ा वो जानते होंगे क्या होता है। जैसे जब मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन है वो जीएसटी लगाते हैं। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, जीएसटी लगा के खरीदा। आपने घर का कोई सामान खरीदा होगा, जीएसटी लगा के खरीदा। आप मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, जीएसटी लग कर पैसा देते हैं। तो जीएसटी लगा हुआ है। तो जीएसटी कौन लगाता है? एक दुकानदार लगाता है। तो उसको लेना पड़ता है जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर होते हैं 15 नंबर के, टोटल मिला के टोटल 15 होते हैं पूरी इंडिया में किसी व्यापार का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 15 हो गए पूरा। अब 15 में न्यूमेरिकल भी है, 15 में टेक्स्ट भी है। तो हमें कैसे पकड़े? तो शुरुआती को जो 07 देख रहे होंगे, इसका अर्थ यह है कि दिल्ली का है। दिल्ली का कोड है 07। हरियाणा की बात करिएगा तो वहां 06 है। यूपी की बात करेंगे तो 09 है। बिहार की बात करेंगे तो 10 है। तो इससे यह पता लग जाता है कि बिजनेस दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है। खैर, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जो एड्रेस मिला है उसमें तो एड्रेस दिल्ली का है, हमें पता है कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या यूपी जा रहे हैं। तो भैया ये तो चलो साफ साफ है कि हम दिल्ली में आए हैं, हमारी कंपनी दिल्ली में जहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। बीच में होता है पैन कार्ड नंबर, और आप लोगों के पास सबने पैन कार्ड बना के रखा होगा। तो पैन कार्ड नंबर होते हैं, पैन कार्ड में पहले 5 होते हैं अल्फाबेटिक, 4 होते हैं न्यूमेरिक और एक होता है अल्फाबेटिक। जिसमें 5 अल्फाबेटिक में जो रेड कलर का देख रहे होंगे, जहां लिखा है चौथे पे देख रहे होंगे, अगर ये पी लिखा है इसका मतलब है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। जहां पी लिखा हुआ है, जहां पे चौथे पे 1 2 3 4 चौथे पे एफ लिखा है तो समझिए वो पार्टनरशिप फॉर्म है। चौथे पे सी लिखा है तो समझिए वो कंपनी है। तो अगर नाम से पकड़ नहीं पा रहे हैं तो भाई पैन कार्ड से पकड़ लिया कि चौथे कोड जो चौथा टेक्स्ट नंबर है, अगर पी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एफ पार्टनरशिप फॉर्म, सी फॉर कंपनी। अब ये अगर इतना जानकारी आपको हो गया है, आपने इतना इकट्ठा कर लिया है जानकारी को, तो भाई आपका इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू तो एक फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं, इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात, वो बिल्कुल गुड जाएगा। अब ऐसे में एक दो आंसर गलत भी हो गए, क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आगे का, डन। क्योंकि भाई जिस घर में जा रहे हो उस घर के बारे में पता कर लिया यार, इससे बढ़िया क्या हो। बाकी 3 जो है वो तो पता ही नहीं, उनको आ गए ऐसे कि हाँ जी हमें पता नहीं सर कौन सा प्रोवाइडरशिप पार्टनर, मुझे नहीं पता सर, हम तो आ गए इंटरव्यू के लिए, उन्होंने दिया था हम आ गए, आपके साथ जॉब खाली है। अरे यार ऐसे तो सबको आ गया, फिर आपको नहीं रखेंगे। आपका जवाब ठीक होगा तो एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया नंबर 1 पे चला जाता है। और ऐसा नहीं कि पहली जॉब के लिए आप अल्टीमेटली देखिए, पहली जॉब तो चलो माफ भी कर देगा, चलो बच्चा है कोई बात नहीं, नहीं जानता उतना। अब आप सोचिएगा 45,000 के जॉब पे जा रहे हो और आप ऐसी गलती करेंगे कि पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या करती है, पता नहीं है कि क्या है, तो भाई फालतू 45,000 जा रहे हो, फिर तो आपको कोई रखेगा नहीं। तो जिंदगी भर ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। कल इंटरव्यू है, आज रात में आप इसको थोड़ा सा सर्च करिए गूगल पे, जितना भी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं कंपनी के बारे में आप करिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि जाते के साथ बोलना चालू कर दिया कि सर मैं बोलूं पहले, आपके बिजनेस ट्रेडिंग है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। यार पर बोलो मत बोलो। यदि उसने पूछेगा, वो पूछेगा तो बोलेंगे ना, नहीं तो कहेगा यार ये हद हो गई, मतलब जो याद किया रात में बस नोट किया वो चालू हो गया। तो ये नहीं करने का, ठीक है। आपको एक लिमिटेड टू द पॉइंट बोलना है, अगर पूछता है तो ठीक है भाई, वेल डन। एक इंप्रेशन वहां ज्यादा बनता है। देखिए ज्यादा बोलने वाला का इंप्रेशन मार्केट में नहीं बनता है, आपको पता है। आपके दोस्त वोस्त कोई होंगे बहुत ज्यादा बोलते होंगे, यार उसकी बात की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर नहीं बोलता है और कुछ बात बोला जो ठोस है, तो उसकी बात में वजन होता है। वही कहानी इंटरव्यू का है कि आपसे चुप रहिए, अच्छी बात है, बोलने थोड़ी बोला है कि बोलते रहो। वो पूछेगा ना, वो पूछेगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे।
तो वो एक वजनदार बोलेगा। और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाइए। अपने जल्दी जल्दी ना बोलिए, धीरे धीरे ना बोलिए, एक एवरेज आप रखिए। और थोड़ा स्टाइल में, स्टाइल का मतलब ये, हाँ मैं तो ये प्रकार से, वो भी स्टाइल नहीं बात करें, जो नेचुरल आपकी है टेंडेंसी उसको आप बोलिए, क्योंकि ये चीज बहुत मायने करता है। देखो, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा चीज है जो सिलेक्शन नंबर 1 पे करता है। नहीं तो मोदी जी आज नहीं होते पीएम, सबको पता है। तो इतना कम्युनिकेशन तगड़ी उनकी है कि 138 करोड़ जनसंख्या कम नहीं होता है और सब उनके साथ अट्रैक्ट है। किस लिए? क्या वो पढ़े लिखे ज्यादा है? क्या उनका स्मार्ट है? नहीं। क्या उनको सबको पैसा देते हैं, सबको, हम आपको? नहीं। तो एक ही चीज है, कम्युनिकेशन, मन की बात, है ना, बस। तो और कुछ नहीं है उनके पास। तो समझिए, सोचिए, मार्केट भी इसी से चल रहा है। वो भी बिक रहे थे एज ए पीएम के लिए, हम भी बिक रहे हैं एज ए टीचर के लिए, आप भी बिकेंगे एज एन अकाउंटेंट के लिए। हर कोई सेलर है। अगर मैं अच्छा सेल नहीं करूं, अच्छा ना पढ़ाऊं, तो मैं नहीं बिकूंगा ढंग से। आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप नहीं बिकेंगे। हर कोई सेलर है, पीएम से लेके हम सभी। और सेलर होने के नाते बस एक ही सेलर का एक ही गुण होता है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश आना चाहिए। का मतलब होता है कि आपकी बातों में वजन होना चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश हो। और ये डेवलपमेंट आप खुद को करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए ही हम लोग इंटरव्यू सेशन चलाते हैं बीच बीच में, हर सप्ताह में। तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन किसकी अच्छी है, इंटरव्यू बढ़ रहा है तो देखते रहता हूँ। बट वो हमारे मॉड्यूल में कहीं भी नहीं है। एक पीडीपी का मॉड्यूल होगा, शायद आपने देखा होगा, मॉड्यूल नंबर 9 में शायद। वो पीडीपी वही है कि आपको कोशिश तो करेंगे 7 महीने में कि एक डेवलपमेंट करने के लिए, बट इंटरनल चीजें होती है, लेकिन वो चेंज भी किया जा सकता है। स्टाइल को, कम्युनिकेशन को, वजन, अपनी बातों को रखने का, बोलने का, वो सब चीजें, ठीक है, उसको डेवलप करिए। वो आप घर पे करिए अच्छे से। चलिए, तो खैर मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ कि एक कम्युनिकेशन तो आपका होना ही चाहिए। और जानकारी में ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन या ये कोई चीज नहीं समझ में आई, ऐसा कुछ क्लियर है? चलिए, पूरी क्लास ऐसे चलते रहेगी हमेशा, क्योंकि हमारा बस काम यही है कि आपको एक गाइडेंस देना और जो प्रैक्टिकल चीजें बाजार में है उसके हिसाब से आपको सेट करना। क्योंकि हर कोई डेबिट क्रेडिट पढ़ कर आया है, लेकिन इसका मतलब डेबिट क्रेडिट पढ़ने से अगर पढ़ ही लेते तो फिर यहाँ क्यों आते, आप जॉब ना करते? तो अंतर क्या है ये समझिए कि आपको जॉब क्यों नहीं मिलता है नॉर्मली, और जॉब लेने के लिए क्या चाहिए। मेरी आंखें वहां खोलना मेरा काम होगा। तो हर क्लासेस में सुनते रहेंगे सब चीज। नेक्स्ट बात करते हैं जरा। अब बिजनेस चाहे कोई भी हो, मैंने बता दिया कि आपने ये पता कर लिया इंटरव्यू से पहले कि बिजनेस चाहे ट्रेडिंग हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, या सर्विस हो, या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या कंपनी है। ये मैंने ऑलरेडी जीएसटी नंबर से आपको बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा। मैंने जीएसटी नंबर को पूरा डिफाइन नहीं किया क्योंकि जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जीएसटी में बाकी चीजें क्या है, जैसे कि वाई क्या है, वन क्या है, जेड क्या है, मारू बोली, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जीएसटी पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। मैंने जो, मेरा मेन मकसद था कि पहचानना फर्म को कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। मेरा मेन मकसद वहां था जो ऑलरेडी बता दिया। आपके पास पैन कार्ड होगा, आप देख लीजिएगा, आप में भी पी लिखा होगा चौथे टेक्स्ट पे। तो ये इंडिविजुअल के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। देखिए, अब चाहे हमारी इंटरव्यू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, प्रोप्राइटरशिप, पार्ट कहीं भी लगा हो, फर्क नहीं पड़ता है। काम सब में एक ही होता है। काम सबका एक ही होता है, लेखा जोखा करना। जैसे अगर ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस में क्या होगा, क्या खरीदा भैया उसकी एंट्री करो, परचेज की एंट्री करो, क्या बेचा सेल की एंट्री करो, और डे टू डे अकाउंटिंग करो। परचेज करो मतलब जो खरीदा हमने सामान वो, उसको बेचा कितने में वो, और डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा, वो करते जाइए। फिर देखिए कि उसके बाद देखना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। बस जिंदगी भर हर व्यापारी यही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं भी ये देखूंगा कि आज कलेक्शन कितना हुआ या महीने कलेक्शन कितना हुआ, सेल, हमने परचेज कितना किया। हालांकि सर्विस में कोई परचेज नहीं है हमारा, लेकिन मान लीजिए कोई ट्रेडिंग होता है तो परचेज भी देखते हैं कितना किया, और ये देखते हैं कि खर्चा कितना हुआ महीने का, और हमें मुनाफा या लॉस कितना हुआ एक महीने में। यही हर व्यापारी देखता है। तो आपको भी तो यही देखना है कि अकाउंटेंट होने के नाते। तो मतलब सिंपल हिसाब किताब आपको करना है। लेकिन इस हिसाब किताब के बीच में सरकार ने काफी अड़चने डाल दी है। जैसे कि जीएसटी भी देखो, जीएसटी का रूल लागू करो, टीडीएस का रूल लागू करो, इनकम टैक्स का रूल लागू करो, तो पेरोल का रूल लागू करो, फलाना फलाना, मतलब इतने लॉ लगा दिए
कि वो अकाउंटिंग सिंपल हुआ ही नहीं। तो हम लोग समझिए एक अकाउंटेंट नहीं बन रहे हैं, अकाउंटेंट के साथ साथ टैक्स अकाउंटेंट भी बन रहे हैं। केवल अकाउंटेंट बनेंगे तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें जो इतने लॉ हैं, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स वगैरह, वो पकड़ नहीं है तो भाई अकाउंटिंग तो कुछ भी नहीं है, वो तो आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो समझिए आपका मेन फोकस रहना चाहिए पूरी टैक्सेशन पार्ट पर, जो धीरे धीरे करके हम आएंगे। तो पूरी कंपनी में, पूरी बिजनेस में यही तीन चीजें होने वाली है, अकाउंटिंग प्लस टैक्सेशन। ठीक, ये दो पे बात हमें करेंगे आप। ठीक, अब किसी भी कंपनी में जाइएगा तो स्टार्ट होता है लेन देन। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। एक बिजनेस है जिसका नाम है, जैसे मैंने एबी एसोसिएट दिया था, एबी ट्रेडिंग कर लीजिए आप यहाँ पर, एबी ट्रेडिंग। ठीक, ये बता सकते हैं या ये भी ट्रेडिंग के पहले आप फर्म का नाम आगे पर लिखा रहता है मेसर्स, मेसर्स। अगर कोई मेल है बैठे हम लोग, तो हम लोग आगे क्या लिखा रहेगा, मिस्टर, मिस्टर ए। और कोई अगर फीमेल है जो अनमैरिड है तो क्या लिखा रहता है, मिस, मिस ए। और अगर मैरिड है तो क्या लिखा रहता है, मिसेज ए, मान लीजिए। और फर्म के आगे क्या लिखा रहेगा, मेसर्स, M/S। तो खैर इनका तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। एक टाइटल है मेसर्स ए बी ट्रेडिंग, और आगे लगा देते हैं मेसर्स ए बी ट्रेडिंग एंड कंपनी, एंड कंपनी। तो बताइए ये क्या है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या कंपनी है? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी? कंपनी है ना। अच्छा, आपका कहना है कि या तो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकता है, मतलब है ना। आपका एक जवाब आया मेरे को, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकते हैं। यानी आप कंपनी नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कंपनी नहीं है, भाई इनका जवाब अलग है। और कोई ऐसे हैं, आप कंपनी बोल रहे हैं, कौन? आप कंपनी बोल रहे हो ना, ठीक, कोई बात नहीं, मतलब जवाब पूछ रहा हूँ, यही तो सीखने आया। कंपनी वाले बहुत लोग हैं, नहीं है, एक ही लोग हैं। पार्टनरशिप फॉर्म है, अच्छा, ठीक है जी। मतलब एक तो श्योर क्या दिया है, पार्टनरशिप फॉर्म ही है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम्म, तो मेसर्स एबी ट्रेडिंग कंपनी, तो देखिए अभी कंफ्यूजन आ गया। तो इसका इलाज क्या है, हमें कैसे पता चला, श्योरिटी कैसे कैसे होगा कि ये कंपनी है क्या है? इसका क्या इलाज है, इसका जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर में हमें पकड़ में आ जाएगा। तो जीएसटी नंबर से कैसे पकड़ पाएंगे, अगर प्रोप्राइटर है तो क्या होगा, तो पी लिखा रहेगा चौथे पे, और पार्टनर होगा तो एफ लिखा रहेगा, और कंपनी होगा तो सी लिखा होगा। और अगर नहीं लिखा हो तो क्या, चलो लिखा है तो पकड़ लोगे, नहीं लिखा तो कैसे पकड़ेंगे? तो पहले समझिए, जो कंपनी, मोबाइल तो हाथ में नहीं है ना किसी का, कि पढ़ा रहे थे अंधेरे में फायदा उठा लिया, मैसेज मैसेज करके होता है, जैसे उसने व्हाट्सअप किया, हंस भी दिया, रो भी दिया, ऐसा नहीं है ना सब। ठीक है, ठीक, बिल्कुल नहीं, ठीक। आप 1 घंटे के लिए बिल्कुल स्टक हो जाइए मोबाइल पर, आइए। क्योंकि हम लोग पीएम नहीं है कि 1 मिनट में कोई बम उड़ जाएगा, अरे आपने सर उठाया नहीं था तो उड़ा दिया वहां, तो क्या होगा यार, कोई वेट कर रहा होगा, ऐसा भी नहीं है, घर पे बोल रहा होगा ठीक है पढ़ ही रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आराम से बेफिक्र होकर यहाँ देखो, मोबाइल पे ध्यान मत दो। यहाँ तो पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी, पहली बात समझते हैं कि लोगों का भ्रम ये लगता है कि एक कंपनी है लिखा तो कंपनी शायद कंपनी होगा। मैंने आपको पहले बोल दिया, यहाँ चाहे कुछ भी लिखे, राम रहीम, सुना है राम रहीम, कहाँ है पता नहीं, कुछ भी लिखा रहे फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी नहीं है। कंपनी होने के लिए क्या लगना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो वो तो नहीं है, या लिमिटेड तो वो तो नहीं है। जब है ही नहीं तो फिर कंपनी क्यों बोल रहे, कंपनी तो बिल्कुल नहीं है, खत्म कहानी हो गई, तो कंपनी नहीं है भाई। अब शक लग रहा है कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल कंफर्म कर दिया, ऐसे इसीलिए शायद बोला होगा आपने कि एंड लगा हुआ है शायद, है ना। और एंड होते हैं 2 3 लोग मिल करके, कुछ ऐसा कुछ से दिमाग लगा रहा होगा। एंड कंपनी, कंपनी कहते हैं चल कंपनी दोगे मेरा, मतलब साथ दोगे, तो कुछ ऐसा साथ तो तभी होता है ना पार्टनरशिप फॉर्म। नहीं, मैंने कहा ना बड़ा मुश्किल है, मतलब जरूरी नहीं है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम भी मेसर्स एबी ट्रेडिंग कंपनी हो सकता है। अच्छा अच्छा, हो सकता है। नहीं, आपने शायद ही बोला था कंफर्मेशन के लिए, तो नाम से कंफर्मेशन, हाँ नाम से कंफर्मेशन होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, कैसे पता होगा, सोचो ना। अब जीएसटी नंबर ही नहीं है, जीएसटी होगा तभी तो पता बताऊं मैं, थोड़ा ऐसे चला रहा हूं, थोड़ा गर्मी लगेगी।
अरे यार इतना रिमोट हो जाता है कि पता उससे हम इसीलिए ला रहे हैं। ठीक। तो समझिए बात को कि पार्टनरशिप फॉर्म प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बहुत मुश्किल है, कंफ्यूजन है। इसका एक ही इलाज है, इसका जीएसटी नंबर और उसमें पैन कार्ड नंबर। तो आंसर मेरे पास भी नहीं है। चलिए, लेकिन इतना पता है कि ये कंप्यूटर का बिजनेस करती है, मतलब कंप्यूटर का बिजनेस, कंप्यूटर बिजनेस यानी कंप्यूटर को बाय करना है, परचेज करना है, फिर सेल करना है। ये इसका काम है, सॉरी, सेल करना, ये इसका काम है। तो कंप्यूटर बाय करना है और सेल करना है, परचेज करना है, सेल करना है। तो इससे समझ सकते हैं क्या कि किस प्रकार का बिजनेस है, कैसा बिजनेस है। वो तो कंफ्यूजन था मालिक के हिसाब से, वो तो जीएसटी नंबर नहीं पता है तो नहीं बता सकते। लेकिन कंप्यूटर बिजनेस है, परचेज और सेल का काम है, तो कैसा बिजनेस है, कंफर्म या मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या सर्विस हो सकता है, नहीं। तो ये तो खैर रात में 10 बजे भी नहीं हो सकता है, समझ रहे, 10 बजे भी नहीं हो सकता, वो ट्रेडिंग ही रहेगा। कितना भी टूल हो जाइएगा वो ट्रेडिंग पता चलेगा। समझ में आ रहा है मतलब कहने का। तो जो सिंपल है वो सिंपल लगता है, कंफ्यूजन होता है जहां जो दो चीजें मिक्स हो जाती है। अब समझिए, जब कंप्यूटर का बिजनेस जब परचेज सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में वो व्यापारी हो सकता है एक दिमाग और लगाए कि यार कंप्यूटर तो कभी न कभी खराब होगा। तो खराब होगा तो उसमें साथ में जोड़ दिया कि मेरा ये भी काम है सर्विस का। सर्विस बोले तो खराब होगा तो आने का, 1 साल तक तो फ्री होता है जनरली, सब रेंट रेंट में होते हैं। 1 साल बाद खराब होगा तो कहाँ जाओगे, तो वो कस्टमर को कार्ड देता चला गया कि सर ले तो जा रहे हो, लेकिन खराब होगा तो पहले ऐसा मत बोलो सर, 1 साल बाद आपको खराब होता है तो पेमेंट है तो आप आराम से मेरे यहाँ आ सकते हैं, एफोर्डेबल प्राइस में ठीक कर देंगे। अब शुरू में ये मत बोल देना कि सर कार्ड लो खराब होगा ना तो आप आ जाना। तो मतलब पहले नया चीज ले रहा है, पहले बोल दे रहा है खराब हो रहा है, बोलने का तरीका देखो यार। उसको बोलो कि सर 1 साल बाद जब आपको वारंटी में तो खत्म हो जाएगा, कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, तो आप मेरे पास आइएगा, वो पेड है तो जो नॉर्मल मार्केट हो कर लेंगे। समझ रहे हैं तरीका। तो उस हिसाब से दो बिजनेस हो गया। अब बताइए क्या हो गया, अब ट्रेडिंग रहा या कुछ और हो गया, ट्रेडिंग हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, चलो ठीक है, हम बना के नहीं बेच रहे हैं, बट ट्रेडिंग से काम चल जाएगा या कुछ और भी होगा। ट्रेडिंग प्लस सर्विस भी हो गया ना, ट्रेडिंग प्लस सर्विस हो गया, क्योंकि सर्विस का भी तो काम कर रहे हैं। थोड़ा ही कमाई है, मान लीजिए हम 100 लोगों का बेचते हैं कंप्यूटर और उसमें 10 लोग आता है बनाने के लिए इन फ्यूचर में 1 साल बाद, तो 10 लोग आया यार, आया तो सर्विस दे रहे हैं ना, पहले तो नहीं दे रहे थे। तो यानी ये ट्रेडिंग एज वेल एज द सर्विस बिजनेस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें ऐड होती है। अब समझिए कि ट्रेडिंग हो या सर्विस हो, चलिए हम सर्विस को फिलहाल काट देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सर्विस फिनिश। हम सिर्फ बात करते हैं कंप्यूटर बिजनेस का। अब आपका एक इंटरव्यू चल रहा है और अब से पूछा जा रहा है कि ये जो बिजनेस देख रहे हैं कंप्यूटर का बिजनेस है, उसमें वो कंप्यूटर को परचेज कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर परचेज हो रहा है, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। कितने पीस, 10 पीसेस। किस भाव का, @10,000 पर पीस के हिसाब से। ठीक है, और तो इसकी आपको, और ये पेमेंट जा रही है बाई बैंक, बाई एसबीआई, एसबीआई का चेक दे रहे हैं। मतलब हमने किसी से खरीदा और कंप्यूटर खरीदा 10 पीस 10,000 के हिसाब से, और एसबीआई का चेक बना के दे दिया तुरंत, खत्म कहानी हो गई। अब ये तो भाई, इसके जो कंप्यूटर बाई करिएगा तो इसका तो बिल आएगा। जैसे आप घर में कुछ बाई किया होगा, खरीदा होगा, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो उसका बिल आएगा। हमें बिल सामने रखना है और बिल रख करके हमें फिर इसको अपनी भाषा में लिख देना है। और अपनी भाषा क्या होता है, जर्नल एंट्री। यानी अकाउंटेंट है तो उसकी अपनी भाषा है जर्नल एंट्री। हमें इसको, इस बिल को, इनवाइसेस को, इसको इनवाइस बोलते हैं, इस बिल को जो खरीदा गया हमारे कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर चीजें कंप्यूटर, उसको उस भाषा में छोड़ नहीं देना है कि फाइल में लगा दिया फिनिश, नहीं। हमें अपनी भाषा में लिखना है, उस भाषा को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। इसकी एंट्री क्या होगा, अगर इसमें कोई है जो नॉन कॉमर्स है, कितने लोग नॉन कॉमर्स हैं, आप हो। नॉन कॉमर्स मतलब जो कॉमर्स, कॉमर्स लाइन से नहीं है, दो। और कोई, बाकी सब कॉमर्स में है। अच्छा, बीकॉम कर चुके हैं या कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब 11 12 बीकॉम कॉमर्स से है ना, सब पीछे भी। चलिए, आप सिर्फ नॉन। देखिए जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए बड़ा अच्छा क्लास है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो जो हम पढ़ाएंगे वही ठीक है। और आप जो पढ़ कर आए हो तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अच्छा वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, ये कंफ्यूजन बड़ा बना रहेगा। हालांकि जवाब देते रहेंगे,
लेकिन ये थोड़ा चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं मतभेद क्या होता है। चलिए, अच्छा है कि इन लोग कॉमर्स के हैं, तो इन लोग बताएंगे कि जर्नल एंट्री इसका क्या होगा। जर्नल एंट्री बनाया नहीं बनाया, बनाया हो ना। तो पहले तो बात ये बनती है कि जर्नल एंट्री का डेफिनेशन क्या है। पहले तो ये बात बनती है, क्या होगा वो तो मारो बोलिए, तो दूर की बात है। अगर इंटरव्यू ये पूछा कि जर्नल एंट्री बनाया है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनाया है। कितने बनाए हो, गिन सकते हो, याद है आपको कितने बनाए हो? याद ही नहीं है। 100, 200, 400, 500, 11th में, 12th में, बीकॉम में बनाए होगा ना। तो अब सवाल है कि इतने सारे बनाए हैं, तो जिस चीज के इतना सारा बनाया तो उसके बारे में तो पता होगा कि होता क्या है। अच्छा है नॉन कॉमर्स, आपको टेंशन लेने का नहीं है, देख रहे हो ना, सब बराबर। नहीं, मतलब एंट्रियां इतनी बनाई है, जनरल एंट्री बना, जनरल एंट्री सुना है ना आपने, बनाया है। उसी वजह पास ही नहीं किया होगा 11th 12th। कभी चीट चलती होगी, चीट वगैरह वो थोड़ा बहुत, लेकिन उतना तो नहीं चलता होगा, थोड़ा बहुत। तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए। आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर क्या है बता सकते हैं? बता सकते हैं कि भाई एक ऐसा टूल्स है या एक ऐसा चीज है जिसमें हम चीजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। कुछ तो बता ही सकते हैं। तो उस तरीके से बताइए कि जनरेटर क्या है। डे टू डे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वही होता है। डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं। डे टू डे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब वो लेन देन। तो लेन देन तो हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास इनवाइस आ गया, बिल आ गया, तो वो भी एंट्री होगी, जनरल एंट्री होगी। तो मतलब एक इनवाइस को हम बोल सकते हैं कि देखो ये मेरे जनरल एंट्री है। तो क्या, आपने तो ये बोला डे टू डे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं जनरल एंट्री। तो डे टू डे मतलब डेली बाय डेली, लेन देन मतलब कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो। अच्छा, डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा उसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री। तो रिकॉर्ड का क्या मतलब, कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? क्या बोल कर रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोगों ने कंप्यूटर परचेज कर लिया 10 पीस, 10,000 का, खत्म, ऐसा? तो कैसे? या वीडियो बना लेंगे हम लोग इनवाइस का, क्या? वही कुछ जाना चाहते हैं क्या? देखिए इंटरव्यू झलवाएगा भाई, मैं आपको इतना झलवाऊंगा कि आपको गुस्सा आएगा। और इंटरव्यूअर यही चाहता है कि सामने वाला गुस्सा हो जाए, ताकि मैं उसको मना कर दूं। रीजन क्या है? देखिए अकाउंट्स लाइन में ऐसा चीज है, अकाउंटेंट एक ऐसी लाइन है जो कि, जो डेटर है, डेटर समझते हैं जिसको माल बेचते हैं, जो क्रेडिटर है, हम दोनों से कनेक्टेड होते हैं। तो डेटर जहां से पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। ओनर चाहता है कि क्रेडिटर को पैसा ना दें जल्दी, और वो चाहता है कि डेटर से पैसा जल्दी लें, हर कोई चाहता है पैसा जल्दी आए लेकिन जाए नहीं जल्दी। अब सोचो कि क्रेडिटर को पैसा नहीं देना चाहता ओनर, जल्दी में देना तो चाहेगा लेकिन जल्दी नहीं देना चाहता है। लेकिन वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, अरे यार पेमेंट 4 दिन से मांग रहा हूँ यार, दे नहीं रहे हो। अरे सर वो, अब आपको ही बोलेंगे सर उन्होंने बोला है कि आपको तो देगा नहीं, आपको तो 8 दिन तक लटकाएगा, आपको बताया नहीं था? बोलेगा 8 दिन तक लटका, मैं बताता हूँ रुको, ऐसा भी नहीं बोलना आपको। तो आपको इतना प्यार से बोलना है, अरे सर मिल जाएगा सर। जबकि बोल दिया कि देख भाई 8 दिन से पहले तो पेमेंट नहीं करेंगे, बाकी संभालो तुम। और आपने बोल दिया कि अरे मेरा बॉस तो बोल दिया 8 दिन के लिए, 4 दिन हुआ है, आप सर 8 दिन के लिए भूल जाओ, आप कुछ नहीं होगा। तो क्या वो सीधा फोन घुमा देगा, तुम्हारा अकाउंटेंट ऐसे बोल रहा है, कल आप फाइल, आप निकल जाइए आप। तो आपको तो ऐसे पटा के रखना है कि अब वो पटा के रखोगे तो क्या करोगे, आज का कल पटा सकते हो, अरे सर फिर फोन घुमा देगा कल कि सर 5वां दिन है आज क्या। अब आज बोलोगे सर, अरे सर सॉरी मैं भूल गया, जो भी बहाना मारो, वो गुस्सा होगा आपके ऊपर, और आप चढ़ जाओगे तो फिर खेल खत्म हो गई। मेरे समझ रहे हो ना बात को? धंधा है, बिजनेस है, जो मालिक है वो आपके ऊपर छोड़ दिया, और आप संभालो अपने आप को, हाइपर को कम करो, जैसे कुछ आने लगा फोन पे, फोन साइड में रख कर ऐसे कर लो, हो गया क्या? हाँ सर, कितना बोलेगा यार। और सॉरी सर वो कनेक्शन थोड़ा एरर आ रहा था, तब तक वो गाली निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सर आवाज नहीं आई, अब वो कितना बोलेगा। ये करना पड़ता है हमें अकाउंटेंट को। इधर से पैसा लाना है तो वो कहेगा जल्दी ले आ, अब जल्दी ला तो उससे फिर थोड़ा सा रिलेशन बनाने हैं, इसी के पैसे मिलते हैं ज्यादातर, कि डेटर क्रेडिटर का। तो ऐसे में पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है, और ये इंटरव्यूअर पहले ही देख लेता है कि कौन जितना कितना जल्दी
पेशेंस लूज कर लेता है। अगर पेशेंस लूज कर दिया, आउट, फिर आप हमारी पोजीशन के लिए नहीं है। फिर असिस्टेंट रह जाएंगे, क्योंकि वो काम फिर अपर लेवल करेगा, फिर अपर नहीं जाएंगे। समझ रहे बात को? कभी कभी माहौल इतना खराब हो जाता है कि उसको संभालना पड़ता है। तो पहले से तैयारी हो जाती है इंटरव्यू के अंदर कि जिस बंदे को सिलेक्शन कर रहे हैं वो कितना पेशेंस। अब सोचो, मोदी जी के खिलाफ में कितनी चीजें ट्विटर में लिखा जाता है, कितनी चीजें बोली जाती है, कितना चीजें क्या नहीं हो जाता है, खुल के बोलता है लोग। लेकिन क्या मोदी जी फिर सुन रहे हैं तो क्या वो गुस्सा होकर तुरंत लिख दिया? आज बोल दे रहा, वो मीडिया उनकी है तो क्या हुआ कि ऐसा थोड़ी ना कर सकता यार, नहीं करेगा। समझ रहे हो? चुप रहते, शांत रहते। करना होता है तो अंदर अंदर ही हो जाता है, नहीं करना होता है तो वो उंगली में कान डाल के यार भूखने दे यार, सब कुछ चलता रहेगा। खत्म कहानी हो जाती है। कितना दिन भूखेगा? 4 दिन 5 दिन। मेरे समझ रहे हो ना? ये भी एक स्किल है, और अकाउंटेंट को ये महा स्किल अपनाना चाहिए। तो ये इंटरव्यू के अंदर नजर आएगा। समझ रहे बात हो? तो मैं आपको झिलवाऊंगा उसके हिसाब से, ध्यान रखिएगा। तो जन एंट्री के बारे में अभी थोड़ा अच्छे से, आप क्लास हम ऑफ कर रहे हैं, आप इसको तैयारी करके आइए कि जन एंट्री क्या होता है। किताब देखिए, जहां से देखना है जो देखिए, ठीक है। पूछिए किसी से, उसके लिए आप फिर बताइएगा मेरे को। ठीक। चलिए आज क्लास ऑफ कर रहे हैं। कल आप शार्प 10:30 में आप यहाँ पर आ जाइएगा, उस क्लासेस यहाँ पर।